निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30% टैक्स लगा दी गई, 1% टीडीएस भी लगा दिया गया। इसके अलावा आईटीआर में गड़बड़ी को सुधारने के लिए 2 साल का वक्त मिलेगा। सहकारी संस्थाओं पर टैक्स घटाकर 15% कर दिया गया, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स 18% से घटाकर इसको भी 15% कर दिया गया। कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज 12% से घटाकर किया गया है 7%। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। पहले 1 करोड़ की कमाई पर कॉर्पोरेट टैक्स लगता था। एनपीएस में केंद्र और राज्य का योगदान 14% हुआ। कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट रहेगी। वहीं स्टार्टअप्स को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव के तौर पर रखा गया है। ग्राफिक्स के जरिए जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस आम बजट को सब देख रहे थे, जरा देखिए। 2.5 लाख तक जिसकी इनकम है उस पर पहले भी कोई टैक्स नहीं लगता था और अभी भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख तक की इनकम पर पहले 5% टैक्स लगता था, अभी भी 5% ही लगेगा। 7.5 लाख की जिसकी कीमत है सालाना, जो कमाता है उस पर पहले 10% लगता था, अभी भी 10% लगेगा। 10 लाख तक की आमदनी पर, सालाना आमदनी पर 15% पहले लगता था, अभी भी 15% लगेगा। 12.5 तक की पर 20%, 15 लाख तक की पर 25%। यानी कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, कोई छेड़खानी नहीं की गई है। और यही दरअसल वो उम्मीद का टूटना है जो आम आदमी मध्यम वर्ग लगाकर बैठा था, क्योंकि उसको ऐसी उम्मीद थी कि शायद बदलाव होंगे। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जबकि अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30% टैक्स और 1% टीडीएस लगाया गया है। इसको अघोषित तौर पर आप कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलाइज करने की कोशिश की गई, क्योंकि टैक्स के दायरे में आने से आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, क्रिप्टो करेंसी को खरीद पाएंगे, बेच पाएंगे, लेकिन मुनाफे का 30% भारी भरकम आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस भी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आईटीआर में गड़बड़ी को सुधारने के लिए 2 साल का वक्त और दे दिया गया है। यह बजट में घोषणा की गई है। सहकारी संस्थाओं का टैक्स घटाकर 15% कर दिया गया है। इससे किसानों को ऋण लेने में आसानी होगी, वो आसानी से ऋण ले पाएंगे। कॉर्पोरेट टैक्स 18% से घटाकर 15% किया गया है। इससे कॉर्पोरेट घरानों को थोड़ा फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि इसके साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया गया। भारी भरकम रिलैक्सेशन दिया गया है 5% का। कॉर्पोरेट टैक्स की सीमा बढ़ाकर अब 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। पहले 1 करोड़ की कमाई पर कॉर्पोरेट टैक्स लगता था। अब एनपीएस में केंद्र और राज्य का योगदान 14% हुआ है। कर्मचारियों के पेंशन में टैक्स पर छूट रहेगी। इसके अलावा अगर कोई नया स्टार्टअप क्रिएट करा है मार्च 2023 तक, तो उस पर टैक्स इंसेंटिव दिए जाएंगे। लेकिन ये दरअसल वो चीजें जिनके जरिए आप ये कह सकते हैं कि जो उम्मीदें थी उस उम्मीद के हिसाब से बहुत ज्यादा कुछ आम आदमी को नहीं मिला है। लेकिन कुछ और ग्राफिक्स दिखाते हैं, क्योंकि देश में अब सरकारी डिजिटल करेंसी एक तरीके से लीगलाइज कर दी गई है। ब्लॉकचेन के जरिए जो क्रिप्टो करेंसी अभी तक सवालों के घेरे में थी, अब आरबीआई खुद कह रही है कि 2022-23 में डिजिटल करेंसी को वो लॉन्च करेगी, यानी कि अपनी करेंसी वो लेकर आएगी। ये करेंसी भी क्रिप्टो की तरह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी और इस करेंसी को अगले साल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30% टैक्स लगेगा। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको हम दूर करते हैं। मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी पर इन्वेस्ट किया और उस 1 लाख पर आपको 27,000 रुपए का मुनाफा हुआ। अब आप ये मत सोचिए कि 1,27,000 पर 30% का टैक्स लगेगा, बल्कि जो 27,000 आपने कमाए हैं उस पर 30% का टैक्स लगेगा, यानी कि लगभग 9,000 रुपए के आसपास आपको चुकाने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में जितनी बार आप बैंक से ट्रांजैक्शन करेंगे उस पर 1% का टीडीएस जरूर लगेगा। और आप कह सकते हैं कि क्रिप्टो में अगर आप निवेश करना चाहते हैं और बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो फिर बड़ा हिस्सा सरकार को देना पड़ेगा। बात अब करते हैं एमएसपी की, किसानों की, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा
देखिए जरा, एमएसपी पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी, यह कहा गया है। इसके अलावा केमिकल मुक्त खेती यानी कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है और ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर रहेगा। इसके साथ साथ गंगा किनारे इसका पहला फेज लागू किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। यूपी की सियासत से आप इसको जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि यूपी में गंगा बेल्ट एक लंबे हिस्से को प्रभावित करती है। 9 लाख हेक्टेयर जमीन को पानी इससे मिल सकेगा। वहीं किसानों को डिजिटल सर्विस दी जाएगी। अब वो डिजिटल सर्विस किस तरीके से होगी, क्या सिर्फ अकाउंट में ट्रांजैक्शन को ही डिजिटल सर्विस मान लिया जाए या फिर और तरीके की सर्विसेज उनको मिलेगी। साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बीते कुछ सालों में देख रहे हैं, किसान मूल खेती से इतर होकर फल हो गए, बाकी चीजें हो गए, उनकी तरफ वो आगे बढ़ रहा है। तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अभियान सिंचाई पेयजल सुविधा बढ़ाने पर जोर रहेगा। 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। 2,37,000 करोड़ रुपए एमएसपी से किसानों के खाते में जाएंगे। लगभग 10% का इजाफा किया गया है और कृषि यूनिवर्सिटी का विकास किया जाएगा। इसके अलावा स्टार्टअप को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और खेती से जुड़े उपकरण सस्ते किए गए हैं। इससे किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। अब हम दूसरे सेक्टर की बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। दरअसल हेल्थ सेक्टर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य शुरू होगा। हेल्थ इकोसिस्टम के लिए डिजिटल मंच तैयार किया जाएगा। इसके अलावा 2 लाख मॉडर्न आंगनबाड़ियां भी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे देश के अंदर 2 लाख मॉडर्न आंगनबाड़ी बनाई जाएंगी। इसके अलावा 750 नई ई लैब्स बनाई जाएंगी। हालांकि लक्ष्य निर्धारित नहीं किए, इस 1 साल के अंदर पूरी होंगी, आगे बढ़ेंगी। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण रहित वाहनों को भी बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सीएनजी और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। लेकिन बात शिक्षा की, एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन के सेक्टर में क्या कुछ किया गया, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। 1 क्लास 1 चैनल के जरिए देश आगे बढ़ेगा, यानी कि हर क्लास के हिसाब से चैनल होंगे और ये अब 12 से बढ़ाकर 200 संख्या इनकी कर दी गई है। स्कूलों में हर क्लास में टीवी लगाने की योजना है। सवाल यह है कि हजारों स्कूल ऐसे जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं, तो क्या वहां पहले इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाए, यह जरूरी नहीं। डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी। कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी। इसको आप एक बेहतरीन नवाचार कह सकते हैं और ये दरअसल सपना था गांधी जी का, क्योंकि गांधी जी ये कहते थे कि जब तक आप अपनी पढ़ाई को अपनी क्षेत्रीय भाषा में नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। छात्रों के लिए ई विद्या चैनल लेकर आया जाएगा, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां बाकायदा आप अपनी एजुकेशन को घर बैठकर ले सकते हैं। थोड़े नवाचार, यानी कि कोरोना काल में जो हमने देखा उसको एक नए रूप में लेकर सामने आए हैं। लेकिन रेलवे, जिसका बीते सालों में अलग से ही बजट आता था, लेकिन अब आम बजट में इसको समाहित कर दिया गया। रेलवे में पीपीपी मॉडल से विकास हो गया, यानी कि पब्लिक पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ने की तैयारी की जा रही है। अगले 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की जाएंगे। लेकिन कितनी राजस्थान से निकलेंगी, कितने सर्किट में राजस्थान होगा, यह अभी तक जानकारी नहीं है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा ताकि उस हिस्से को भी देश के साथ मजबूती से जोड़ा जा सके। बात करते हैं हवाई सेवा की, एविएशन सेक्टर की। चिप वाले एयरपोर्ट जारी किए जाएंगे। इससे कितना बदलाव आएगा यह कहना मुश्किल और कब तक होगा यह भी बता पाना मुश्किल, लेकिन घोषणा हवाई सेक्टर, एविएशन सेक्टर में जरूर की गई है। चिप वाले पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। तो यह भी हम आपको बताते हैं कि क्या सस्ता और क्या महंगा, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। अगर बात सस्ते महंगे की करें तो चमड़ा सस्ता हुआ है और कैपिटल गुड्स महंगे हो गए हैं। इसके अलावा इमिटेशन ज्वेलरी महंगी हुई है और सस्ता हो गया है कपड़ा। थोड़ी सी राहत यहां जरूर है। खेती का सामान, यानी कि खेत में इस्तेमाल होने वाले औजार, ये सस्ते हो गए हैं, जबकि विदेशी छाता इस बजट में महंगा कर दिया गया है।
देशी छाता नहीं, विदेशी छाता। बिना ब्लेडिंग का फ्यूल ये दरअसल महंगा कर दिया गया, जबकि पैकेजिंग के डिब्बे ये सस्ते किए गए हैं। ये हम आपको जानकारी वो दे रहे हैं कि क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है। बात अगर सस्ते की गई तो मोबाइल फोन चार्जर अब आपको थोड़े कम दाम में मिल जाएंगे क्योंकि सस्ते हो गए हैं, जबकि कैपिटल गुड्स महंगी हो गई हैं। उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, जेम्स एंड ज्वेलरी थोड़ी सस्ती हुई है, लेकिन कितना असर इससे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा और कितना कारोबार पर असर पड़ेगा, यह अभी भी सवाल है। लेकिन इमिटेशन ज्वेलरी ये महंगी है, इनको महंगा कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बाकी चीजों पर ध्यान दें कि क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, तो कट पॉलिश्ड डायमंड ये सस्ते हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा देश के अगर कहें कि व्यापार पर, जेम्स एंड ज्वेलरी पर असर पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल है। स्टील स्क्रैप सस्ता हुआ है, जबकि बिना ब्लेडिंग का फ्यूल ये महंगा किया गया है। सस्ता और महंगा सबकी नजर इस पर टिकी रहती है। मेथा ऑयल ये सस्ता कर दिया गया है। सरसों का तेल सस्ता नहीं हुआ है, पेट्रोल भी सस्ता नहीं हुआ है, डीजल भी सस्ता नहीं हुआ है। यानी कि जिनसे महंगाई बढ़ रही है, ऐसी कोई चीज इस बजट में दिखाई नहीं दी कि वो सस्ती हुई है।